कि जिंदगी में दो लोगों का खासकर ध्यान रखना, कि एक तो वो जिसने आपकी जीत के लिए सपना सब कुछ हारा हो, और दूसरा वो जिसे आपने अपने दुख में पुकारा हो। तो वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू का डिस्कशन 5 जुलाई का, कि आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं कि आज हमारे लिए न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट आया क्या नहीं आया है। तो अगर आज न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि एक तो वही कल एससीओ वाला चल रहा था, कि जो एससीओ की मीटिंग होने वाली थी, कि जो वर्चुअली आपको देखने को मिल रहा था। ठीक, तो एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज ईरान जॉइंस ग्रुपिंग। तो ईरान ने जैसे कि अभी वो ज्वाइन करा है आपका एससीओ, तो उससे रिलेटेड अभी चीजें देख लेते हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और ऑलरेडी मैं इसके बारे में बेसिक डिटेल कल बता भी चुका था। ठीक, बट कोई नहीं, हमारे लिए रिविजन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक, यूपीएससी के लिए भी रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके स्टेब्लिश हुआ था 2001 में। 6 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। इसका एम है कि बेसिकली रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है सेंट्रल एशिया के उसमें। ठीक, और अगर आप देखें तो ईरान ने अभी न्यूली ज्वाइन करा है वर्चुअल समिट में एससीओ को। और अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल चुका है। और 6 कंट्रीज एज अ डायलॉग पार्टनर भी है। वो 6 कंट्रीज के आप मेरे को नाम मेंशन करेंगे, बिकॉज कल मैं उसके बारे में बता चुका था, तो मैं क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ, है कि नहीं। और इंपॉर्टेंस क्या है ईरान की मेंबरशिप होने का, अगर आप देखें तो अभी आके ईरान की मेंबरशिप एज अ फुल फ्लैश वे में पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि उससे पहले एक टसल आपको देखने को मिल जा रहा था कि यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील वगैरह चल रही थी। फिर बाद में यूएस वहां से बाहर निकल गया था और उस पर उसने सैंक्शन वगैरह लगा दिए थे। तो अब जाके उसका ईरान का फुल मेंबरशिप अभी पॉसिबल हो पाया है, अगर अभी आप देखते हैं तो इसमें अगर मैं देखूं तो अभी मतलब क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जियोलॉजिकल जो आपका वो है एक लैंडस्केप, वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस ने अभी एग्जिट करा है अफगानिस्तान से रिसेंटली। और जिसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहा है सेंट्रल एशिया में बढ़ता हुआ। चाइना अपनी जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो जो अपनी टाइज है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान और रशिया वगैरह के साथ। ठीक, और इंडिया जो है वो रीच आउट कर रहा है, मतलब ईरान बेसिकली अपना आपको देखने को मिलेगा कि वो सऊदी अरब वगैरह के साथ भी अपना मतलब लिंक वगैरह बढ़ाने की कोशिश ये सब कर रहा है। और उसने पाकिस्तान के लिए भी अपना मार्केट वगैरह ओपन कर दिया है। तो देयर इज अ जियोलॉजिकल चेंज नाउअडेज। और चाइना बेनिफिट हो रहा है, इंडिया वो ईरान की एनर्जी सप्लाईज वगैरह से स्ट्रेंथन कर रहा है, टाइज वगैरह। ठीक, और रशिया भी काफ़ी अलाइज बना रहा है। रशिया सीक्स मोर अलाइज विद बेलारूस लाइकली टू बिकम फुल मेंबर। तो रशिया चाहता है कि जो बेलारूस वगैरह वाले इस तरह की जो कंट्रीज है उनको भी एज अ फुल मेंबर बनाना चाहिए। बिकॉज अभी आप देखें बेलारूस ने वैसे भी हेल्प करी थी वैगनर ग्रुप ने जो अटैक करा था रशिया पे, तो उसका मीडिएटर आपको बेलारूस के ही प्रेसिडेंट निकल के आए थे। ठीक, और इंडिया को एज अ बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज उसको यूएस को भी टैकल करना है। तो यूएस को भी टैकल करना है और बेसिकली चाइना वगैरह को भी टैकल करके लेके चलना है। तो इंडिया और यूएस को एक स्ट्रेंथन पार्टनरशिप की जरूरत है। चाइनीज इन्फ्लुएंस जो बढ़ता हुआ आपको देखने को नजर आ रहा है। ठीक, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था क्रूड ऑयल इंपोर्ट ईरान से, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे 2019 वगैरह में। तो इंडिया को एक एज अ बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए ठीक है। अभी हमारे लिए मतलब जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पूरा एक एनालिसिस दिया इसका। आगे देख लेते हैं हाँ आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें इन एससी उद्धव का सेज स्पीकर डीलिंग डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस की, उन्होंने बोला कि जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है। अब हम इतना पॉलिटिकल टसल वगैरह में नहीं जाएंगे। ठीक, और उन्होंने अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने इसमें एक चीज़ का भी मेंशन करा था, एक केस का भी, कि 2020 का एक जजमेंट आया था केशव मेघचंद्र सिंह वर्सेस मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का, कि उसमें क्या है कि अगर कोई एक डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है तो आपको विद इन 3 मंथ्स आपको टाइम पीरियड में करना होगा। तो ये उन्होंने उस जजमेंट को भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी एक जजमेंट में बोला था कि एक जो डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन जो भी कोई फाइल होगी 10 शेड्यूल के अंदर वो डिसाइड होगी विद इन 3 मंथ्स, जब वो फाइल हो गया है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस वगैरह। ठीक, तो देख लेते हैं हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि डिस्क्वालिफिकेशन मतलब बेसिकली क्या होता है कैसे नहीं होता है, वो वाली चीज़ें देख लेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ को देन व्हाट इज डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन इन द सेंस क्या कि किसी भी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, किसी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालीफाई कर देना।
ठीक, पार्लियामेंट से या लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है, और एमपी आपका ये क्या नाम है, पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। शेड्यूल 10 के अंदर पूरा आपको मेंशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत उसको ऐड करा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, एक व्यक्ति थे आयाराम गया, मतलब एक दया गयाराम कुछ ऐसे उनका ऐसा नाम था, तो उन्होंने एक ही दिन के अंदर 4-5 पार्टी चेंज कर दी थी। तो ऑब्वियसली बात है यार, एक एक दिन कोई एक एमपी एमएलए अपनी पार्टी को चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि आपको एक अनस्टेबल चीज देखने को मिलेगी। तो उस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तो आप अपना बेनिफिट सोच रहे हैं ना, पीपल सेंट्रिक होके तो आप चीजें सोच नहीं रहे हैं, आप पार्टी क्यों चेंज कर रहे हैं, बिकॉज आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अगर आप पीपल का बेनिफिट देखेंगे तो आप नहीं करेंगे इस तरीके की चीजें, है कि नहीं। तो उस चीज को रोकने के लिए तो वो चीज लाया गया। ठीक, तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 102 आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है बेसिकली, अगर आप देखते हैं तो, और आर्टिकल 191 आपका एमपीज का बात करता है। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का 102 तो आपका एमपी से रिलेटेड चीजें को है, और 191 आपका एमएलए वगैरह से रिलेटेड है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह का जो प्रोसीजर है वो आपके 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है, आरपी वाले एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके आर्टिकल्स में, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ज्वाइन करता है, या अनसाउंड माइंड वाली कंडीशन हो जाती है, इंसॉल्वेंट होता है, या कोई वैलिड सिटीजनशिप नहीं होती है, तो उसके तहत इनको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। ठीक, बाकी कुछ प्रोविजन आपके 10th शेड्यूल में लिख रखे हैं, आरपी के अंदर आपके प्रोविजंस देखने को मिल जा रहे हैं। अभी डिस्क्वालिफिकेशन आपका न्यूज में भी था, क्योंकि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बेसिकली वो आरपीए का बात करा गया था उसमें, क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब वो जो डिस्क्वालीफाई हुए थे वो इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे क्योंकि जो राहुल गांधी जी पे जो एक्ट लगे थे, और जिसके बाद जो उनको सजा निकल के आई थी वो 2 साल की आई थी। तो आरपी 1951 का सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पे 2 साल से ज्यादा का सजा मिल जाती है तो उसको इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अ। ठीक, मतलब अगर किसी भी कोर्ट ने किसी भी मेंबर को 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन इंस्टेंटली हो जाएगा, रद्द हो जाएगी उसकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट से। तो सेम उनके पास देखने को मिला। ठीक, और अभी लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है, तो विद इन 1 मंथ अगर वो हायर कोर्ट में जाते हैं तो अपील करके उनको कुछ मतलब राहत मिल जाती है, तो उनको मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई प्रोविजन नहीं कि वो हाई कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट से आगे नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं विद इन 1 मंथ, जैसे कि जैसे ही फैसला आया हाई कोर्ट का, तो वो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इसके ग्राउंड्स क्या हैं, इसके डिस्क्वालिफिकेशन के अगर ग्राउंड्स देखें कि डिस्क्वालीफाई कैसे करा जा सकता है, तो अगर कोई अपना वॉलंटियरली आपको मेंबरशिप छोड़ता हुआ नजर आए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक, और अगर आप देखें तो कि किसी पार्टी ने कुछ डायरेक्शन दिया, जस्ट लाइक जैसे उसको विप बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी अपने एमएलए एमपीज या एमएलए को बोलती है कि आपको इस बिल के खिलाफ नहीं जाना है, आपको इस बिल के अगेंस्ट में नहीं जाना है, बल्कि इस बिल के फेवर में जाना है, और बीजेपी के मान लीजिए 50 एमपी एमएलए या मान लीजिए 10 एमपी एमएलए उसके फेवर में नहीं जाते हैं, ठीक, तो वो उसकी विप को नहीं मान रहे हैं, तो वो तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके जिस पार्टी के में उस पार्टी की ही बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। ठीक, इफ अगर कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इंडिपेंडेंटली वो इलेक्ट हुआ है, मतलब मान लीजिए वो किसी पार्टी से इलेक्ट ही मतलब खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्दलीय खड़ा हुआ था, और बाद में वो फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल रोल की बात आती है स्पीकर की, क्योंकि यहाँ पे क्या कि स्पीकर एक डिसाइडिंग अथॉरिटी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब स्पीकर, जो आपके स्पीकर अगर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, वो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होगी उसी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक वो एलिगेशन वगैरह लगते हैं कि ये इस वजह से प्रोसेस को डिले करते हैं, क्योंकि जो अगर किसी मतलब जस्ट लाइक जैसे स्पीकर अगर बीजेपी का है या कांग्रेस का है, किसी भी का है, ठीक, एनीवन किसी भी पार्टी का है, और कोई किसी एक मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, मान लीजिए कोई एमपी है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, वो बीजेपी या कांग्रेस को बिलोंग करता है, किसी भी पार्टी को, अगर यहाँ पे बीजेपी है रूलिंग, बीजेपी रूलिंग में है और बीजेपी का स्पीकर है और बीजेपी का ही वो मेंबर है, तो वो जो स्पीकर है वो आपको डिले करता हुआ प्रोसेस नजर आएगा, ऐसा बोलते हैं। अगर कांग्रेस का है, कांग्रेस रूलिंग में है और बीजेपी का मेंबर है, तो वो जल्दी से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लेकिन कांग्रेस अगर रूलिंग में है, कांग्रेस का अगर कोई मेंबर है तो ये इतनी जल्दी से नहीं करेंगे। तो ऐसा एलिगेशंस वगैरह भी आपको लगते हुए भी नजर आएंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट था हम उतना देखेंगे, ठीक।
आगे देख लेते हैं हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो है एज सच अभी फर्स्ट पेज पे तो बाकी ये पॉलिटिकल चलता हुआ आपको नज़र आएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी ट्राइबल वोट बीजेपी के अंदर अभी हरियाणा ने अलाउ कर दिया, रेस्टोरेंट अब रात में भी खुल सकते हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो नाइट इकोनॉमी का आपको पता ही होगा, तो नाइट इकोनॉमी का हरियाणा ने अलाउ कर दिया, अब रात में भी आप उनको चला सकते हैं मतलब बेसिकली। और अभी ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अभी ऑर्डर करा है कि जो SOP टू कर पोल्यूशन एट हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में जो पोल्यूशन है वगैरह उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश वगैरह करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। NGT हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप NGT को देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक। अगर आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो ये आपका एक इस्टेब्लिश्ड हुआ था NGT एक्ट 2010 के थ्रू, ठीक। और नई दिल्ली में इसका प्रिंसिपल बेंच आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। और अदर बेंच आपको देखने को मिलेंगी भोपाल, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में, ठीक। ये अदर इसकी 4 सिटिंग ट्राइब्यूनल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन ब्रांच है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, कोपरनिकस मार्ग के पास है ये, इंडिया गेट जाते हुए, मतलब मंडी हाउस के पास ही है आप अगर देखेंगे तो। और जो कंपोजिशन है इसके अंदर कौन कौन आपको देखने को मिलेगा, एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा, जुडिशियल मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपर्ट मेंबर देखने को मिलेंगे। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का आपको देखने को मिलेगा। ये एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली, ठीक। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखने को मिला था शायद प्रीलिम्स में कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर आपको ये वर्क करता हुआ नजर आएगा, ठीक। और जो चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्ट करके, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके द्वारा कंसल्ट करके इसका चेयरपर्सन रिक्रूट करा जाता है। और जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो फॉर्म करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू अपॉइंट जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करने के लिए, एक्सपर्ट मेंबर्स को। लगभग एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर होंगे। जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर आपको ट्राइब्यूनल में देखने को मिलेंगे, ठीक। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20। पावर एंड जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूं तो पावर एंड जुरिस्डिक्शन में क्या है कि इस्टेब्लिश फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस वगैरह जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस वगैरह भी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक। अपीलेट जुरिस्डिक्शन है बेसिकली टू हियर अपील एज अ कोर्ट, जैसे कोर्ट की तरह आपको देखने को मिलता है, अपील वगैरह इसमें सुनी जाती हैं। ट्राइब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं है प्रोसीजर, जो कि सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 के तहत है, बट ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ये CRPC वगैरह पे काम नहीं करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग आपको ये काम करता हुआ नजर आएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या, अभी इसमें देखने को मिला कि जो 5 साल का बच्चा था तो उसका एक ब्रेन डैमेज पूरा हो गया था, तो उसके पिताजी वगैरह ने एक मतलब PIL वगैरह भी दायर करी थी कोर्ट में कि जिस टाइम पे इसका इलाज हो रहा था तो उस टाइम पे जो दो डॉक्टर थे तो वो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं थे। ये फोर्टिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो कि शालीमार बाग में आपको देखने को मिलता है कि वो जो डॉक्टर्स थे वो क्वालिफाइड नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा देखने को मिला। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आके देख लेते हैं। तो मतलब ये बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से डैमेज हो तो वो आपको नज़र आ रहा है। ये मतलब ये पोल हमने देख ही लिए थे, पंचायत पोल वगैरह, ठीक। तो ये आपको पता है ये पंचायत पोल कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यू हैव टू टाइप कि क्या आंसर है इसका, ठीक, बताइएगा मेरे को। पे ट्रिब्यूट टू अल्लूरी सीतारमन राजू बाय इम्बिबिंग हिज वैल्यूज से प्रेसिडेंट। तो अभी अल्लूरी सीतारमन राजू जी को उन्होंने मतलब ट्रिब्यूट पे करा, उनकी 125th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी आपको देखने को मिली, जो कि सेलिब्रेट करी गई वो हैदराबाद में। तो देख लेते हैं अल्लूरी सीतारमन राजू से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे अल्लूरी सीतारमन राजू को तो ये आपको फ्रीडम फाइटर, एज अ फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो एज अ फ्रीडम फाइटर तो इनका देख लेते हैं कि कब जन्म हुआ कब नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो उनका 4 जुलाई 1897 में इनका जन्म हुआ था, ठीक।
और अगर आप देखें तो ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी हैं और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में इन्होंने काफ़ी कंपेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ रन करे थे बेसिकली। और अगर आप देखें तो इनकी जो ये एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था जो कि विशाखापट्टनम के आसपास कोस्टल सिटी के। अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस में आ गए थे किसके, गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के, और इंस्पायर्ड हुए थे काफ़ी उनसे। और फिर बाद में इन्होंने ट्राइबल से रिलेटेड मतलब ट्राइबल के हक में भी लड़ाई वगैरह आपको लड़ते हुए नजर आए। और ये एक आदिवासी एरिया में, मतलब अगर आप देखें आदिवासी के लिए ये काम इन्होंने काफ़ी अच्छे से करा, ठीक। और जो कि कौन सा मनियाम एक फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे ही आपको नजर आएंगे बेसिकली। अगर आप देखें तो he made Adivasi areas in the Eastern Ghat and started to work for the Adivasis who were living in abject पॉवर्टी एंड बीइंग फ्लीस्ड बाय पुलिस फॉरेस्ट। मतलब बेसिकली जो आदिवासी वगैरह जो पुलिस वगैरह के द्वारा मतलब उन पे मतलब अत्याचार वगैरह करा जाता था, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने उनका काम करा, प्लस वो फॉरेस्ट एरिया बनाया उन्होंने वहाँ पे मनियाम के नाम से। तो आदिवासी वाले उसमें आपको इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप आगे देखें तो इन्होंने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में भी मतलब क्या करा, मतलब भाग लेते हुए नजर आए बेसिकली। क्योंकि एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आपको देखने को मिलता है 1882 में, क्योंकि ये मतलब जो आदिवासी थे इनको वहाँ पे जाने से रोकता था, ये वाला जो एक्ट था। तो ये उस एक्ट के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ते हुए आपको नजर आया। और इसी के खिलाफ इन्होंने रंपा रिवलियन भी स्टार्ट करा था अगस्त 1922 के अंदर में, ठीक। और लगभग आलूरी सीतारमन राजू ने लगभग 500 ट्राइबल्स वगैरह के साथ पुलिस वगैरह को अटैक करा। लगभग 3 स्टेशन में आपको नजर आएंगे ये अटैक करते हो, चिंतापल्ली, कृष्णा देवपिता, राजा विमंगी के नाम से, ठीक। और बाद में इनको पुलिस कस्टडी वगैरह में भी रखा गया था, ठीक। तो इन्होंने काफ़ी मतलब अगर आप देखेंगे तो इनका ट्राइबल से रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाता है। इन्होंने ट्राइबल पीपल के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पर आपको काम करते हुए ये नज़र आ जाएंगे आपको। और इनका आपको डाक टिकट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे लिए शरद पुटअप्स नहीं, एज सच पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिल जाएगी। चलिए ठीक है, एक अब हमारे लिए एडिटोरियल आ जाता है, अ मैक्रो व्यू ऑफ द फिस्कल हेल्थ ऑफ ए स्टेट। फिस्कल हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहा है, ये पिनाकी चक्रवर्ती जी के द्वारा लिखा गया है जो कि इकोनॉमिस्ट है और फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के। तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कि ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट अगर आप देखेंगे, देन व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जस्ट लाइक कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है क्या नहीं। आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी है जॉनी लीवर की, कि यार पैसा तो 1 रुपया आ रहा है और आप खर्च कर दे रहे हैं 2 रुपये, कि जस्ट लाइक क्या कि आप रह रहे हैं बाहर, तैयारी कर रहे हैं और आपका घर से खर्चा मिल रहा है 10,000 रुपीज़, और आपके कोई महिला मित्र हैं और आपका उनका खर्चा हो जाता है 15,000 रुपये, तो 5,000 रुपये कहाँ से आप लेके आएंगे, है क्या नहीं। तो 5,000 रुपये आपको कहीं से उधारी लेने पड़ेंगे, तो आप डेफिसिट में जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, सेम थिंग है यार अप्लाई। फिस्कल डेफिसिट इन द सेंस कि गवर्नमेंट को पैसा कम आ रहा है लेकिन वो खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो कैसे होगा। तो वही स्टेट्स देखेंगे कि अभी मतलब क्या क्या कंडीशन चल रही है, क्या क्या नहीं। क्योंकि कोविड-19 के बाद अगर देखें तो कोविड-19 में भी जब इतना ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह पे मतलब क्या हो गया था, शट डाउन वगैरह होने लगी थी, तो उस टाइम पे काफ़ी रेवेन्यू लॉस वगैरह हुआ क्योंकि एक्टिविटीज़ चल नहीं रही थी, ठीक। जब एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे काफ़ी स्टेट्स आपको नजर आए कि उनका जो फिस्कल डेफिसिट था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक। तो ये उसी बारे में बात कर तो आपको नजर आएगा। तो जो आप अगर देखें तो जो फिस्कल डेफिसिट उस टाइम पे होना था तो इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, और वो काफ़ी मतलब एकदम अच्छे सिनेरियो में आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यूनियन का भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आया, 9.1% से 5.9% आपको आ रहा है, ठीक। और जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो भी आपको डिक्रीज होता है, मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ना चाहिए लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। कि जो फिस्कल डेफिसिट 9.1% चल रहा था यूनियन का, तो यूनियन का भी आपको कम नजर आया, कितना 5.9 पे आया है। और स्टेट का आपको फिस्कल डेफिसिट 4.1 से 3.24% नजर आया है, जबकि इसको तो पैसा मिल ही नहीं रहा था। तो वही वाली चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और जो मेजर जो स्टेट्स हैं उनका एक्सपेक्टेड करा गया है कि जो उनका जो 2023 और जो 2024 के बीच में जो उनका फिस्कल डेफिसिट है वो 2.9% के आसपास हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, क्या ये जो डाटा है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबने देखा कि कोविड-19 में
सारी चीज़ें ठप हो गई थी और उसके बाद स्टेट को रेवेन्यू नहीं आ रहा था और तब भी इनका फिस्कल डेफिसिट, हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ गलत है बट अच्छी है, बट कहीं पे मे भी हो सकता है कि डाटा वगैरह में भी मैनिपुलेशन होता हुआ देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्रीगेटेड डाटा आपको नहीं मिलता है स्टेट बजट वगैरह का, जो कि मतलब ये एक काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है कि आप एक कंसोलिडेटेड व्यू बना पाएं किसी जनरल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस वगैरह के बारे में। ठीक, अगर एनालिसिस देखें ये डाटा आया है 17 मेजर स्टेट से, वो रिवील करता है कि उन्होंने अपना मैनेज्ड वे में कंट्रोल करा फिस्कल डेफिसिट वगैरह, डिस्पाइट कि उनका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रडिक्शन था वो पेंडेमिक में हो रहा था। मतलब अगर आप देखें कि ये फिस्कल डेफिसिट इनका कम हो रहा था, ठीक, मतलब फिस्कल डेफिसिट इनका कम हो रहा था, जबकि इनको जो रेवेन्यू मिल रहा था वो भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ नजर आया। तो वो वाली चीज यहाँ पे नजर आई कि फिस्कल डेफिसिट तुम्हारा कम हो रहा है लेकिन जो रेवेन्यू है रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो हाउ, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन, एक चैलेंजेस वगैरह आपको देखने को मिला कि ये चीजें फिर कैसे नजर आ रही हैं। ठीक, तो ये जो इस आर्टिकल में बताएगा। तो फिस्कल चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो जो रिडक्शन है फिस्कल डेफिसिट में हैज नॉट बीन अकम्पनीड बाय कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट, कि जो रेवेन्यू डेफिसिट में कमी आ रही थी और वो जो फिस्कल डेफिसिट में भी कमी आ रही थी, तो वो एक तरीके से मतलब ठीक है, अच्छा बातें हैं कि वो चल रहा है, बट देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन इन इट। और जो 13 में से 17 मेजर स्टेट आपको देखने को मिलेंगे उनमें रेवेन्यू डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा, और जो 7 स्टेट हैं वो तो रेवेन्यू डेफिसिट में ही प्राइमरी चल रहे हैं। ठीक, ऑब्वियसली बात है, जब किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कैसे चल पाएगा। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है, वी हैव टू टैकल इट। जो हाई रेवेन्यू डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा वो आपको फिस्कल इम्बैलेंसेस कर दे रहा है उसमें, ठीक, और लॉन्ग टर्म फिस्कल इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। जब मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा या किसी स्टेट के पास, तो वो आगे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कैसे बेहतर कर पाएगा, है कि नहीं। फ्रेमवर्क फॉर रिवेन्यू डेफिसिट कंसोलिडेशन, तो हमको क्या करना होगा, हमको लॉन्ग टर्म फोकस की जरूरत है रिवेन्यू डेफिसिट पे। ठीक, रिवेन्यू डेफिसिट को काफी हमको मैनेज वे में लेकर चलना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट से, जो रिवेन्यू मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो स्टेट्स हैं अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली बात है उनको अपने स्टेट से तो पैसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट से इंटरेस्ट फ्री लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनका स्टेट जो वो रन कर पाए काफ़ी अच्छे से। ठीक, और जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट भी प्रोवाइड करे गए हैं कुछ स्टेट्स को, कि जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू डेफिसिट कम हो। ठीक, तो हम थोड़ा सा मतलब जो कि फाइनेंस कमीशन ने भी ऐसा बोला था कि जो स्टेट्स काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट भी दे सकते हैं। ठीक, तो हमको वी हैव टू, मतलब ओवरऑल इससे ये पता चल रहा है कि वी हैव टू फोकस ऑन रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमको कम का होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट से लोन लेके अपना रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर लेगा। एक टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट पे पैसा नहीं रहता है कि नहीं। रेवेन्यू वो फिस्कल डेफिसिट में तो यूनियन गवर्नमेंट भी चलता है, इंटरेस्ट वाले जो पैसा उसका बहुत ज़्यादा जाता है, तो उस पर भी इतना वो नहीं है कि वो सबको टैकल आउट कर पाए। तो वी हैव टू फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। ठीक, हमको अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अदर सोर्सेज पे भी करना पड़ेगा रिलाई, है कि नहीं। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो हमें रेवेन्यू और डेफिसिट पे काफ़ी अच्छे से वर्क करने की वो है, एक मतलब करना होगा, एक होलिस्टिकली चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी, एक मैक्रो व्यू हमें बनाना पड़ेगा, ठीक, जिससे कि हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाएँ चीज़ों को कि नहीं। चलिए ठीक है, ये वाला एडिटोरियल में हमको ये बताया गया था। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट हमारे लिए कौन सा एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें नेक्स्ट एडिटोरियल बात कर रहा था एंटीबायोटिक्स विद प्रॉमिस अ लाइफलाइन इंडिया अवेट्स। चलिए ठीक है, इस एडिटोरियल में क्या बात करी गई है क्या नहीं वो देख लेते हैं हम। तो अगर मैं इस एडिटोरियल की बात करूं तो इसमें AMR से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें AMR वाली चीज़ क्या देखने को मिलेगी वो हम देख लेते हैं कि AMR वाला क्या है क्या नहीं है। क्या ये AMR पे देखो, बेसिकली अभी क्या हुआ कि एक 18 साल का एक बच्चा था, मतलब उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने एक ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन उनको एक काफ़ी मतलब उसने काफ़ी उनको परेशान करा, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो गया था। ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से क्या होता है कि अगर आप कोई भी ड्रग देंगे किसी को भी तो वो उसके अंदर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन पैदा हो गया है। ठीक, अब जब वो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको कुछ भी ड्रग दे दीजिए A to Z कुछ भी, तो वो उस पर वर्क नहीं करता हुआ आपको नजर आएगा।
तो अब क्या हुआ कि जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की ज़रूरत है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब उसके अंदर ड्रग ही काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इंडियन इनोवेशंस क्या हुई, अगर आप देखें जो जो डॉक्टर हैं वो मतलब जाना चाह रहे हैं किस पे, सेफाफाइम और जीडी बैक्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा भी डेवलप करा गया है कि ये जो है काफ़ी हेल्प कर सकता है ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के खिलाफ, और जिससे कि किसी की लाइफ को बचाया जा सकता है। ठीक, और उसने मतलब दिखाया भी है कि हाँ इससे काफ़ी अच्छे से पेशेंट का जो अंदर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है उस इन्फेक्शन को ये कम आउट कर सकता है, मतलब उस इन्फेक्शन को कम करके फिर हम उसको कुछ भी ड्रग देंगे तो वो इजीली हो सकता है। तो देर इज अर्जेंट नीड फॉर ईयूए जो कि मैंने अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक, फॉर इसेंशियल एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमली एक्सेस अगर हम कराएंगे, अभी वैसे ये फेज 3 ट्रायल में चल रहा है। ठीक, और अदर कंट्रीज के भी मतलब लाइसेंस मतलब टाइमली एक्सेस फॉर टू इफेक्टिव एंटीबायोटिक इन फेज 3 ट्रायल और लाइसेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज इज क्रूशियल, जो सर मतलब बेसिकली अभी फेज 3 ट्रायल आपको इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक, और जो सर्वाइवल है पेशेंट का, तो अगर हम ईयूए को ग्रांट दे देते हैं तो बेसिकली जो सेफामाइडिन जो अभी आपको देखने को मिला था, तो उस ड्रग वगैरह को लाके हम किसी की एक लाइफ को बचा सकते हैं बहुत आसानी से, अगर वो किसी एक डायर सिचुएशन में आपको नजर आ जाएगा जाता हुआ, क्योंकि इस इन्फेक्शन का ऐसा कोई है भी नहीं एक आपको मतलब अगर आप देखेंगे कि एस सच कोई एक तोड़ भी आपको नजर एस सच नहीं आता है। ठीक, इस ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के खिलाफ। ठीक, तो इंडिया का जो क्रिटिकल रोल आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया को अपना जो अर्जेंसी है वो इस तरफ बनानी चाहिए। ठीक, और जैसे कि उसने अपनी कमिटमेंट कोविड-19 में करी थी पेंडेमिक के दौरान, सेम यहाँ पे भी उसको एस सच एक्सटेंड करने की आपको जरूरत देखने को मिलनी चाहिए। ठीक, तो ये एग्जाम्पल सेफाफाइम और जाइडीबैक्टम का आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली फेज 3 ट्रायल में अभी चल रहा है। ठीक, जिस इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो किसी एक पर्सन की लाइफ बचाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक, और ये इनफैक्ट जब कहीं वहाँ पे भी नजर आ जाएगा तो इंडिया में भी आपको नजर आएगा ये जान बचाता हुआ। और ये जो सेफीडेरोल है ये लाइसेंस एंटीबायोटिक है, अलग अलग कंट्रीज में यूज़ भी करा जाता है, जैसे कि डेवलप कराया गया था जापानीज कंपनी के द्वारा। ठीक, और इसका काफ़ी मतलब इम्पैक्ट देखने को मिला था कि ये ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के खिलाफ काफ़ी हद तक ये इफेक्टिव है, बेसिकली काफ़ी अच्छे से मतलब रोल प्ले कर रहा है। और वहाँ पे जो लोग हैं जो कि डायर सिचुएशन में चले गए थे तो उनकी लाइफ को भी सेव करा गया था। तो बेसिकली हमें एक अर्जेंट नीड है, ठीक, कॉल फॉर एक्शन, मतलब बेसिकली हमें एक अर्जेंट नीड है कि बेसिकली हम ये जो ईयूए वगैरह को काफ़ी अच्छे से मतलब ग्रांट वगैरह दें। ठीक, और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि वो वर्ल्ड स्टेज पे मतलब एक साइंटिफिक अचीवमेंट वगैरह करके काफ़ी अच्छे से अपने आप को शो अप भी कर सकता है, ऐसे नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, तो इस एडिटोरियल में आपको ये देखने को मिला। नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट एक एडिटोरियल आपको कर्नाटका से रिलेटेड, लेसन फ्रॉम द फ्रैकस ओवर फूड ग्रेन्स। तो अगर फूड ग्रेन्स की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड ही बात करेगी कि हमको कुछ एक लेसन सीखने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या था, जो कर्नाटका था, तो कर्नाटका आपको देखने को मिल रहा है, तो कर्नाटका में एक स्कीम चल रही थी अन्न भाग्य स्कीम। तो उसने अपनी स्कीम को टेम्परेरी कन्वर्ट कर दिया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। लेकिन अब क्या हुआ उसी बीच में, मतलब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो अन्ना भाग्य स्कीम था तो वो प्रोवाइड करती थी 5 kg फ्री राइस पर पर्सन पर मंथ। ठीक, लगभग 4.42 करोड़ बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिल जा रहे थे कर्नाटका के अंदर। अब बेसिकली क्या हो रहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट तो ये ट्रांसफर करने लगे थे। डायरेक्ट बेनिफिट इन द सेंस क्या कि वो इतना इस स्कीम के थ्रू देने लगे थे। ठीक, इतना इस मतलब जो ये रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, ये जो 5 फ्री राइस दे रहे थे ये पर पर्सन, अब ये आ कहाँ से रहे थे, अब ये आ रहे थे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको ये ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक नजर आ जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना जो स्टॉक है वो उसको बेचती है। अब इसने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक पे अपना थोड़ा सा पाइलअप कर दिया। पाइलअप क्या कि उसको रोक दिया, बिकॉज उसको काफ़ी इशूज देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना मतलब कर्नाटका क्या करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो स्टॉक है वो जब उसको बाहर निकालती थी तो वो खरीदता था, खरीदने के बाद वो लोगों को प्रोवाइड करता था आगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेचना ही अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उसको डिमांड वगैरह सप्लाई को मेंटेन करना था, प्लस मॉनसून ज़्यादा चीज़ों को इम्पैक्ट ना करते। क्यों? क्योंकि अगर मॉनसून इम्पैक्ट करेगा तो फार्मर, मान लीजिए कि गेहूँ है, गेहूँ को अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो मार्केट में नहीं आएंगे, मॉनसून वगैरह हो गया या अदर कुछ पेस्ट वगैरह चीज़ें देखने को मिली। ठीक,
तो सरकार ने ओएमएसएसडी के तहत अपना जो बेचना था वो उसको बंद कर दिया, और जो जब वो बंद हो गया तो वो जो आगे की पूरी साइकिल थी वो रुक गई थी उसकी। ठीक, तो कुछ कंपल्सन देखने को मिले थे, तो ऑब्वियसली बात है इसलिए उसने उस पर रोक लगाई, और इसी वजह से थोड़ा सा हम फूड सिक्योरिटी की तरफ हमारा कंसर्न गया। ठीक, कि हमको मतलब रिलाइंग ऑन प्राइवेट ट्रेडर्स टू लोअर प्राइस फॉर दोज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रेजिस क्वेश्चंस वगैरह। मतलब अगर आप देखें कि जो हम प्राइवेट ट्रेडर्स पे भी प्राइस के लो होने के लिए रिलाई कर देते हैं, वो चीज़ आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी नहीं आती है बेसिकली। मतलब कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स अपने पास रख लेते हैं ना सामान, मतलब गवर्नमेंट के पास तो रहता भी है, कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स अपने पास भी स्टॉक करके रख लेते हैं। ठीक, अगर एक बार को सरकार के पास सारी चीज़ खत्म हो गया है और प्राइवेट ट्रेडर्स के पास है, तो जब प्राइवेट ट्रेडर्स निकालेंगे तो प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, तो वो वाली चीज़ें भी आपको क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। ठीक, तो अगर आप देखते हैं तो इसमें जो PMJEY और यहाँ से लेसन लर्न करने की हमको क्या ज़रूरत है, बेसिकली जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो भी आपके पैंडेमिक के दौरान आपको इम्प्लीमेंट नज़र होते हुआ ही, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है, वो भी आपको वो पाइल अप करनी पड़ती है। बिकॉज क्योंकि जो आप मतलब बेसिकली जब उसको पाइल अप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर्नाटक को भी अपनी पाइल अप करने का थोड़ा सा ज़रूरत करनी चाहिए बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मतलब ठीक है, यू आर मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्य स्कीम वगैरह आपको चलती हुई नज़र आ रही है, इसमें कुछ आपको पॉलिटिक्स भी आपको नज़र आ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली बता रहे देखो उस गवर्नमेंट ने हमको फ्री में दिया था, तो वो वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इफ़ यू आर टूवर्ड्स द पीपल सेंट्रिक देन इट इज़ गुड, बट इफ दिस थिंग अगेंस्ट द पीपल सेंट्रिक देन इट इज़ नॉट गुड। ठीक, अगर आपकी इच्छा अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ अगर आप इंटेंशन नहीं अच्छी है, क्यों? क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट सरकार आएगी आप तब तक सारी चीजें खत्म करके चले जाएंगे, तो नेक्स्ट सरकार पे फिर आप ब्लेम लगाएंगे, देखो इनसे कुछ नहीं हो रहा है, हमने ये सब दिया है, तो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमको एक लेसन की जरूरत है कि हमको चीजें जितना रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के हिसाब से हमको लेके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन हम पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते रहें। ठीक, तो कंक्लूजन वही कि हमको अपना फूड सिक्योरिटी वगैरह को ध्यान रख के सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी का ध्यान न दें, टूवर्ड्स द पीपल सेंट्रिक होकर हमें चीज़ें इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए ठीक है, एक आपको एक और एडिटोरियल आपको देखने को मिल जा रहा था, ये ओपिनियन बेस्ड था। ओपिनियन बेस्ड आपको कहाँ देखने को मिलता है? द हिंदू में। एक बार पहले मैं आपको ये आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो फिर आगे ये चार्ट वगैरह भी देखने को मिला था, इसको अगर आप देखना चाहें देख भी सकते थे। जो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं दिखा देता हूँ। एज सच स्टूडेंट डेट क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा था यूएस में, मतलब लोन वगैरह जो था स्टूडेंट लेते थे उसको देने से मना कर दिया था यूएस ने। एज सच इतना इंपॉर्टेंट तो भी है नहीं, लगेगा तो इसमें हम एक जो हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो आती है उसको बना दूंगा मैं। ठीक, तो ये वाला एक इशू एक देखने को मिला था, द इरोवोकेबल कनेक्शन बिटवीन एनीमिया एंड मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल, एनीमिया से रिलेटेड। और आपको पता है एनीमिया से रिलेटेड अभी हमारा जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें भी बात करी गई थी कि 2047 तक हमको एनीमिया को मतलब हटा देना है। तो अभी जो देखने को मिल रहा था यहाँ पे एनीमिया और मैटरनल हेल्थ वगैरह में, तो आपको एक मतलब होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है इसके मतलब ब्लड वगैरह के अंदर, तो काफ़ी डेथ्स वगैरह आपको देखने को मिल रही थी। ठीक, और अगर आप देखें तो जो वुमेन थी वो उनकी आपको डेथ देखने को मिली पोस्टपार्टम होमोरेज की वजह से, जो कि बेसिकली क्या होता है कि ब्लड वगैरह कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, आयरन की कमी भी आ जाती है, होमोग्लोबिन कमी हो जाती है। ठीक, जिसकी वजह से आपको डेथ देखने को मिल जा रही है। तो वुमेन 2 एंड ट्रायल एंड इट्स फाइंडिंग, एक वुमेन 2 ट्रायल करके आपको देखने को मिला जिसके अंदर 10,000 वुमेन का ट्रायल करा गया है, जिसके अंदर देखा गया है कि जो वुमेन है वो सीवियर एनीमिया से ग्रसित हैं, और जो ये बर्थ देती हुई नजर आ रही हैं अपने बच्चों वगैरह को भी, जैसे पाकिस्तान में जो उनके बच्चे हो रहे हैं वो वैसे ही हो रहे हैं, नाइजीरिया में भी, तंजानिया, जाम्बिया। तो अगर आप देखेंगे इनकी जो इकोनॉमी इन कंट्रीज़ की, तो ऑब्वियसली वो वैसी ही है कि मतलब फूड सिक्योरिटी यहाँ पे इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती। और पाकिस्तान का भी आपको पता ही है कितना इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे एक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ठीक, ब्लड वगैरह सर्कुलेशन वगैरह कैसे बनता है? जब आप पौष्टिक आहार खाएंगे तभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिला, बहुत कम हेमोग्लोबिन का लेवल देखने को मिला, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा लेवल पे देखने को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक, और जो जिसके अंदर जिन वुमेन के अंदर आपको एनीमिया देखने को मिल जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। ठीक, और अदर चीज़ें भी होने लगती हैं, अदर बीमारियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो रिकमेंडेशन प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया की अगर मैं बात करूँ तो हमको प्रिवेंट करना चाहिए एनीमिया को। वुमेन के रिप्रोडक्टिव एज वगैरह भी उससे क्या होता है बेसिकली मतलब वो भी आपको
नजर आएगी वो डिक्रीज होते हैं। मतलब बेसिकली जब अगर एक वुमेन है उसको एनीमिया, वो प्रेग्नेंट है, तो उसका बच्चा भी आपको malnourishment का शिकार होता हुआ देखने को नजर आएगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग द एनीमिया। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चलाए हैं, जैसे कि वो आयरन, फोलिक एसिड वगैरह सप्लीमेंट प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि वो एनीमिया वगैरह को एड्रेस कर पाए। ठीक, पर्टिकुलरली अमंग एडोलेसेंट वगैरह में भी आपको देखने को मिल रहा है तमाम स्कीम्स, फोर्टिफिकेशन राइस वगैरह ये सब। ठीक, आपको भारत गवर्नमेंट भी आपको आ जाएगी टैकल करते हुए नजर। ठीक, क्योंकि न्यूट्रिशन को अगर हम टैकल करेंगे तभी तो इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे। ठीक, चैलेंजेस क्या है कि जो राइजिंग जो लेवल है एनीमिया का वो आपको भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमको इसको अर्जेंट नोटिस, मतलब अर्जेंटली इसको क्या करना चाहिए, बेसिकली इसको नोटिस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा इग्नोर मार दे रहे हैं। इग्नोर अगर मारेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम अपने यहाँ पे दिक्कत में फंस जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मलेरिया का शिकार ही देखने को मिलेंगे। ठीक, और हमें बेसिकली होमोग्लोबिन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मस्ट बी माइंडफुल ऑफ पीपल्स एटीट्यूड एंड इनकॉर्पोरेट कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑफ इफेक्टिव आउटकम्स। तो बेसिकली अगर किसी की एक हेल्थ काफ़ी अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्टिव आउटकम्स भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। माइंड मतलब भूखे पेट भजन नहीं होते, वही वाली बात है। अगर कोई एक उसका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो वो कैसे चीज़ें कर पाएगा, है कि नहीं। इफेक्टिव वे में आउटकम्स उससे आप कैसे ले सकते हैं। ठीक, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अगर अपनी हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है यूपीएससी इज मोर इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम भी बहुत जरूरी है, बट इट इज नॉट अबाउट योर लाइफ, है कि नहीं। आपकी हेल्थ लाइफ से तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता ना। अगर कोई एक बीमार, ठीक है आपको सारी चीजें पता है, आपने सारी चीजें रट ली हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं, आप एग्जाम ढंग से ही नहीं दे पाए, आपको उस दिन बुखार आ गया, आपको कुछ दिक्कत देखने को मिल गई है, इट डजेंट मैटर। आपने चाहे 3 साल मेहनत करी, 4 साल मेहनत करी हो, ठीक, तो आपके एग्जाम से ज्यादा आपकी हेल्थ लाइफ ही हो जाती है। हर एक चीज को आपको बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर मार दे रहे हैं हर एक चीजों को। आपको अभी इम्पैक्ट नहीं देखने को ऊपर मिलेगा, आपको बाद में इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप आईएएस बन गए हैं, कुछ अदर पोस्ट पे पहुंच गए हैं, आप 1 साल भी नहीं रह पाए अपनी पोस्ट पे आपकी, तो क्या होगा, है कि नहीं। जो आपने सपना देखा था वहां पे जाने के बाद मैं ये सब करूंगा, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो कंक्लूजन वही कि हमको एक हेल्थ कंसर्न वगैरह आपको देखना पड़ेगा, जो होमोग्लोबिन वगैरह का है, प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह हमको टारगेट वगैरह लाने पड़ेंगे बेसिकली। जस्ट लाइक जैसा भी इंडियन गवर्नमेंट ने भी टारगेट आपको नजर आएगी लेते हुए कि 2047 तक हमको क्या करना है। बेसिकली 2023 के बजट में उसने बताया कि हमको एनीमिया को एलिमिनेट करना है, तो यू हैव टू सेट दिस काइंड ऑफ टारगेट। तो अभी आपको नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी चलता हुआ नजर आएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको सिकल सेल डिसीज आप देखते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक, अगर आप देखें तो अभी आपको ये नाटो न्यूज़ में आता है, वो हल्का सा देखने को मिला था। जो मतलब जो एक सेक्रेटरी जनरल था जीन्स स्टोलनबर्ग, मतलब डिसाइड करा गया कि वही कंटिन्यू करेंगे। तो नाटो डेली न्यूज़ में आपको देखने को मिलती ही रहती है। इसके अंदर 31 कंट्रीज है। रिसेंटली कौन सी कंट्री ऐड हुई है नाटो में वो आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप देखें तो वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। इसका बेसिकली अगर आप देखें तो नाटो में क्या होता है कि अगर किसी एक कंट्री को कुछ बोला तो हम सब सारे आएंगे एक साथ लड़ने वाली चीज़ है। ठीक, अगर किसी एक पे आँच आई तो हम सारे आएंगे। ठीक, तो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्री रहती हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और पोर्तुगाल वगैरह। ठीक, तो मतलब एक नाटो में क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, कि बेसिकली अगर किसी भी एक कंट्री पे आँच आएगी तो बेसिकली हम सारे लोग उसके खिलाफ आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक, और बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें मतलब इंडिया को भी लाने की वैसे सोच, मतलब चलता रहता है कि इंडिया भी ज्वाइन करना चाहिए सब। मतलब नाटो का एक वर्चस्व है, क्योंकि सारी डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएंगी अधिकतर। ठीक, तो इनका वर्चस्व भी, अपना वर्चस्व फैलाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसके मेंबर कंट्रीज की बात करूँ तो इसमें अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, तुर्की, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। ठीक, और आपको अभी रिसेंटली फिनलैंड भी ज्वाइन करते हुए आपको नजर आ जाएगी। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज का आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहाँ मतलब फिनिश होता है बेसिकली, जितना हमारा इम्पोर्टेंट था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।
और आप कमेंट सेक्शन में हमारा बता सकते हैं कि हमको किस मतलब कैसा लगा आपको, कि हमको कहाँ वर्क करना चाहिए कहाँ नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।